22 मार्च 2024 दिल्ली पालम विलेज के सात नगर कॉलोनी में रहने वाले सत्यवीर सिंह अपनी बेटी हर्षिता ब्रेला की शादी हरियाणा के धरौली गांव के रहने वाले पंकज लांबा से दिल्ली के ही एक गेस्ट हाउस में काफी धूमधाम से कराते हैं। जहां एक तरफ पूरा परिवार इस शादी को लेकर काफी खुश था, वहीं दूसरी तरफ हर्षिता भी अपने पिताजी की पसंद की हुई अरेंज मैरिज शादी से उतना ही खुश थी जितना एक लड़की अपनी लव मैरिज शादी से होती है। बिकॉज हर्षिता का होने वाला हस्बैंड पंकज लंदन में एक रिपोर्टेड कंपनी में जॉब किया करता था और हर्षिता ने भी टीचिंग से लेकर कुछ सपने सजोए थे और हर्षिता को ये भली भांति पता था कि अपने इन सपनों को लंदन में जाकर वह बड़ी ही आसानी से पूरा कर सकती है। लेकिन बेचारी हर्षिता को क्या पता था कि जो सपने उसने शादी के बाद लंदन के देखे थे वो उसके लिए काला अंधेरा बन जाएंगे। लाल शादी के जोड़े में बैठी हर्षिता की खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। जहां एक तरफ हर्षिता के परिवार वालों ने हर्षिता को रोते हुए विदा किया, वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह खुशी भी थी कि हमारी बेटी एक होनहार लड़के के हाथ में जा रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हर्षिता की विदाई उसके परिवार के लिए एक आखिरी विदाई होगी। हर्षिता इधर से गई तो लाल साड़ी के जोड़े में थी, लेकिन उधर से एक डेड बॉडी के रूप में आती है। इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में आगे मैंने आप लोगों को एक मैसेज दिया है, तो इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने सभी फैमिली एंड यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और इस हर्षिता के केस को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान लगाकर पूरा देखना, क्योंकि आज का ये जो हर्षिता का केस है ये किसी का भी दिल दहला सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे कि इस केस में और क्या क्या हुआ था हर्षिता के साथ। सो गाइस, मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हो अभी ए केस बुक। हर्षिता जो कि दिल्ली पालम विलेज के सात नगर कॉलोनी में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसके फादर एज अ ड्राइवर के तौर पर जॉब किया करते थे। हर्षिता ज्यादातर अपनी फैमिली में अपनी बहन सोनिया के साथ रहा करती थी। हर्षिता अपनी बड़ी बहन सोनिया को बहन से ज्यादा एज अ फ्रेंड मानती थी और वह अपनी हर बातें सोनिया के साथ शेयर किया करती थी। जहां पर सोनिया भी सिस्टर होने के बावजूद एक फ्रेंड का किरदार अच्छे से निभाती थी। हर्षिता बाय नेचर शांत और एक हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। हर्षिता का जो बचपन से ही सपना था वह टीचर बनने का था। सो इसीलिए हर्षिता ने प्रतिभा विकास विद्यालय से अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी B.Ed की और इस एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद हर्षिता बच्चों को एज अ टीचर ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जहां पर बच्चों को उसके पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आता था कि बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी हर्षिता की काफी तारीफ किया करते थे। और इस टीचिंग के चलते हर्षिता की उम्र 23 साल हो चुकी थी और उम्र के बढ़ते हर पिता की तरह हर्षिता के पिताजी को भी अपनी छोटी बेटी हर्षिता की शादी की चिंता होने लगती है। तभी हर्षिता के पिताजी के रिलेटिव में एक जानने वाले हर्षिता का रिश्ता हरियाणा के रहने वाले पंकज लांबे से कराते हैं। पंकज यूके में एक कंपनी में जॉब किया करता था और शादी से पहले हर्षिता के पिताजी ने रिस्पेक्टेडली हर्षिता से इस शादी के लिए पूछा भी था, लेकिन हर्षिता ने भी अपने पिताजी के इस फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए इस शादी के लिए हाँ कर दी। जितना एक लड़की अपनी लव मैरिज से खुश नहीं होती है उससे कई गुना ज्यादा हर्षिता अपनी इस अरेंज मैरिज वाली शादी से थी। और 22 मार्च 2024 को हर्षिता और पंकज की शादी दिल्ली में ही काफी धूमधाम से हो जाती है। लेकिन इससे पहले अगस्त 2023 में पंकज और हर्षिता ने कोर्ट मैरिज भी कर ली थी, बिकॉज वो एक वीजा प्रोसेस के लिए हस्बैंड और वाइफ की वेरिफिकेशन के लिए की थी। महज शादी के एक महीने बाद ही हर्षिता का भी वीजा आ गया था। उसके बाद वह भी पंकज के पास लंदन चली गई, जहां पर यह दोनों इंग्लैंड के एक कॉर्बी टाउन में रहने लगे। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। हर्षिता को लगने लगा था कि जो उसने सपने देखे थे वह अब पूरे होने लगे हैं, क्योंकि हर्षिता अभी लंदन में एज अ टीचर जॉब भी करने लगी थी और हर्षिता फाइनेंशियली पंकज की सपोर्ट तो करती ही थी और एक अच्छे दोस्त की तरह पंकज के साथ रहती थी।
अभी दोनों को रहते रहते 1 से 2 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद पंकज का बिहेवियर हर्षिता के लिए चेंज होता जाता है। वह हर्षिता को डेली टॉर्चर करता था, उसके साथ मारपीट करता था और इतना ही नहीं, पंकज ने हर्षिता के अकाउंट्स को भी अपने हैंडओवर कर लिया था और यह सब हो रहा था एकमात्र दहेज की वजह से। हालांकि हर्षिता के पिताजी से जितना हुआ उन्होंने उनको दहेज दिया और पंकज को दहेज के लिए पंकज की ही फैमिली वालों ने उकसाया था। अब बात थी 29 अगस्त 2024 की, जहां पर हर्षिता को पंकज ने बहुत ज्यादा मारा पीटा था, जिसके बाद हर्षिता ने वहां से भागने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन फिर से पंकज ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद फिर से मारा। अब इस मारपीट के टॉर्चर से हर्षिता बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी। इसी परेशानी के बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण उसने अपने पेरेंट्स को कॉल कर इसके बारे में बताया। जैसे ही हर्षिता के पेरेंट्स को इसके बारे में पता चला, मानो उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई हो, क्योंकि जिस दामाद के बारे में जैसा उन्होंने सोचा था वो दामाद उसके बिल्कुल अपोजिट निकला। हर्षिता के पिताजी ने हर्षिता को बहुत ही समझदारी से काम लेते हुए अपने एक लंदन में ही रहने वाले फ्रेंड के बारे में बताया कि बेटा मैं आपका इनसे कांटेक्ट कराता हूँ, प्रदेश में केवल वही आपकी मदद करेंगे। और मौका देख हर्षिता ने उन रिलेटिव को कॉल करी और चुपके से भागकर उनके घर पर जाकर रहने लगी। लेकिन इसी ड्यूरेशन के दौरान सबसे दर्दनाक बात यह थी कि हर्षिता भी प्रेग्नेंट थी। इस टॉर्चर और मारपीट की वजह से हर्षिता को काफी ज्यादा दिक्कतें भी हो रही थी और 29 अगस्त की शाम को ही हर्षिता ने अपने रिलेटिव वालों के द्वारा लंदन पुलिस को पंकज के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने एफआईआर के साथ साथ एक नोटिस भी दिया और उसमें बताया कि पंकज उसको फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली काफी डिस्टर्ब करता है। और इतना ही नहीं, उसने उसके सारे बैंक अकाउंट्स अपने हैंड ओवर ले लिए हैं। पुलिस ने जब हर्षिता की ये बात सुनी तो इन बातों को सीरियसली लिया। कड़ी इन्वेस्टिगेशन करके 3 अगस्त को पंकज को जेल में डाल दिया, जिसके 2 दिन बाद ही पंकज बेल लेकर वापस आ जाता है। और इसके बावजूद भी पुलिस ने हर्षिता के लिए डीबीपीओ यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर कर दिया था। इसका मतलब ये था कि पूरे 28 दिन तक पंकज हर्षिता से ना ही मिल सकता है, ना ही बात कर सकता है। अगर ये सब करने की उसने कोशिश की तो पुलिस उसके लिए फिर कार्रवाई करेगी। और अब पंकज और हर्षिता दोनों अलग अलग रह रहे थे, जहां पर हर्षिता को पुलिस ने पुलिस प्रोटेक्शन देते हुए उसे रहने के लिए एक अलग सेपरेट घर भी दिया था। लेकिन अभी 28 डेज भी पूरे हो चुके थे और पंकज पर लगाया डीबीपीओ वो भी हट चुका था। अब पंकज ने किसी रिलेटिव वाले को कॉल कर हर्षिता को कॉन्फ्रेंस पर लिया और उससे बातें करना शुरू कर दिया, चाहे माफी मांग रहा हो या फिर धमकी दे रहा हो। लेकिन वो उससे फिर से रिलेशन में रहने के लिए बोल रहा था और मनामुनी भी कर रहा था। लेकिन उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी हर्षिता उससे फिर से रिलेशन में आने के लिए मना कर रही थी और घर जाने की जिद कर रही थी। लेकिन जब तक हर्षिता और पंकज का यह केस क्लियर नहीं हो जाता, तब तक यह दोनों लीगल तरीके से लंदन के बाहर भी नहीं जा सकते। और ऐसे ही कुछ समय और बीतता जाता है और पंकज बार बार हर्षिता को इसी तरह से फोर्स करता रहता है। लेकिन एक बार जब वो उससे मिलने के लिए बोलता है तो काफी शांत और नेचर स्वभाव से इस जगह पर ये लोग मिलने को भी आते हैं। और इसके बाद ही पंकज को हर्षिता अपने साथ अपने घर पर ले जाती है, जहां पर हर्षिता अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल भी करती है और काफी खुश दिखाई देती है। बताती है कि मैं खाना बना रही हूँ और मेरे साथ पंकज भी है और बाकी सब अभी यहाँ पर ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना। लेकिन हर्षिता की फैमिली इस चीज से बिल्कुल भी अनजान थी कि हर्षिता का ये आखिरी वीडियो कॉल होने वाला था। लेकिन 11 नवंबर 2024 को जब हर्षिता के पिताजी ने हर्षिता के पास कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया। अभी हर्षिता की फैमिली को ये लग रहा था कि शायद हर्षिता काम में बिजी होगी या फिर पंकज के साथ कहीं घूमने चली गई होगी। पूरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ना ही हर्षिता की कोई बैक कॉल आती है और ना ही कोई एसएमएस आता है और ना ही वो किसी की भी कॉल रिसीव कर रही थी। और पूरे 2 दिन बाद यानी कि 13 नवंबर को घबराई हुई हालत में हर्षिता के पिताजी ने हर्षिता के पास एक एसएमएस किया। आज फोन नहीं किया, सब ठीक ठाक है बेटा, लेकिन उस एसएमएस का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हर्षिता के पेरेंट्स ने अपने उन्हीं रिलेटिव वालों को इस चीज की पूछताछ करने के लिए बोला।
लेकिन जब रिलेटिव वालों ने वहां जाकर देखा तो हर्षिता अपनी जगह पर नहीं थी। फिर उन्होंने इसके बाद हर्षिता की मिसिंग कंप्लेंट लंदन पुलिस के साथ की, जहां पर लंदन पुलिस तुरंत ही हर्षिता को ढूंढने लग गई। लेकिन जब हर्षिता को पुलिस हर जगह ढूंढ रही थी तो वह कहीं नहीं मिली और आखिरी में आकर जब पुलिस पंकज के घर पर देखने जाती है तो पंकज भी वहां पर नहीं था और जो उसकी कार थी वो भी अपनी जगह से गायब थी। अब कड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद लंदन पुलिस उस कार को ढूंढ लेती है और उस कार से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। जैसे ही उस कार की डिग्गी को खोला जाता है तो उसके अंदर एक लाश मिलती है। दरअसल वो लाश किसी और की नहीं, हर्षिता की ही थी। अब इस लाश की वेरिफिकेशन करने के बाद दिल्ली के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन इंडियन पुलिस करती है। और इतना ही नहीं, पंकज भी यह सब कर फौरन से दिल्ली वापस आ गया था। अफसोस की बात यह है कि पंकज बेल मिलने के बाद फिर से वापस आ जाता है। अपने इस देश का सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि एक मुजरिम को पता होता है कि भले वो कितने ही कत्ल कर ले, लेकिन बेल के नाम पर वह अक्सर बाहर आ जाता है। इसीलिए मुजरिम बेखौफ होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं।